अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्रोमोज़ोम के टॉपिक में सेकंड पार्ट के अंदर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस पार्ट के अंदर हम क्रोमोज़ोम्स की डिस्कशन को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो पिछली डिस्कशन के अलावा आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रोमोज़ोम के क्रोमोज़ोम्स की मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं। तो इसका क्राइटेरिया है जो कि है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। हमने कल जो डिस्कशन की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस किया था जिसके बारे में हमने कहा था कि दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो एक क्रोमोसोम की बॉडी के अंदर सेंट्रोमेयर की लोकेशन क्या है, इसकी बेस पे क्रोमोसोम्स को मुख्तलिफ टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। जिसमें से सबसे पहले है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका जो सेंट्रोमेयर का पार्ट है वो उनके एंड पे मौजूद होता है। ठीक है, उनके एंड पे मौजूद होता है और आर्म्स जो है उसकी एक ही साइड पे होती हैं। ऐसे शेप वाले क्रोमोसोम को हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द टीलोसेंट्रिक शेप के एक एंड पे उसका मौजूद है ये सेंट्रोमेयर और दोनों आर्म्स जो है वो एक ही साइड पे हैं। तो दिस शेप इज़ कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर है वो लाई करता है नियर वन एंड, किसी एक एंड के करीब होता है, बिल्कुल एंड पे भी नहीं होता जैसे हमने टीलोसेंट्रिक में देखा, और बिल्कुल मिड में भी नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा सा क्लोज होता है एंड के। तो इसकी आपको ये सामने आपकी शेप बनाई हुई है जो कि है, देखें इसकी ये एंड है, यहाँ पे एंड है, तो इसका जो सेंट्रोमेयर है वो तकरीबन एंड के बिल्कुल क्लोज है। तो ऐसी शेप को कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। थर्ड वन इज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर है वो इस तरीके से एक क्रोमोसोम की बॉडी में मौजूद होता है कि उसकी जो दोनों साइड की आर्म्स हैं वो अनइक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, अनइक्वल लेंथ का मतलब क्या है कि सेंट्रोमेयर जो है वो सेंटर में नहीं होता बल्कि किसी एक साइड पे थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है और दूसरी साइड पे कम उसका रीजन होता है। तो आर्म्स इस तरह से एक साइड पे आर्म्स लॉन्ग होती हैं, दूसरी साइड पे आर्म्स शॉर्ट होती हैं। तो यहाँ पे इस शेप को आप देखें सब मेटासेंट्रिक, यहाँ पे इस साइड पे इसकी आर्म्स शॉर्ट हैं और दूसरी साइड इसकी आर्म्स लॉन्ग हैं। तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। फोर्थ वन है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में एग्जैक्ट जो है सेंटर की सेंट्रल लोकेशन पे क्रोमोसोम के कोई भी सेंट्रोमेयर लोकेटेड होता है और इस तरीके से क्या होता है कि आर्म्स जो हैं दोनों साइड पे उसकी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे देखें ये सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद है ये सेंट्रोमेयर और दोनों साइड पे उसकी जो आर्म्स हैं उनकी इक्वल लेंथ है। तो इस तरीके से हमने चार शेप्स के बारे में अभी जाना, कौन सी हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक, इसके अलावा मेटासेंट्रिक। और ये सारी शेप्स किसकी बेस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए कि किसी भी स्पीशी के सेम स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। इस तरीके से अगर एक पूरा कंप्लीट सेट जब किसी भी क्रोमोसोम्स का मौजूद होगा तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं यूप्लॉइडी। अगर उस कंप्लीट सेट के अंदर कोई चेंज है, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई अल्ट्रेशन है तो उसको हम कहते हैं एन यूप्लॉइडी। इसी तरह जो हमारे पास नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें अगर क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा तो गैमीट्स के अंदर सिर्फ एक सेट मौजूद होता है या एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के अंदर हमने डिस्कस किया क्या होता है, सिंगल सेट होता है। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, दिस नंबर इज कॉल्ड हैप्लॉइड। इसी तरह हमने जो बात की कि नॉर्मल नंबर अगर होगा मतलब 2n तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है डिप्लॉइड। अगर 3 सेट्स मौजूद होंगे तो ट्रिप्लॉइड और 4 सेट्स मौजूद होंगे अगर तो टेट्राप्लॉइड। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज से एक्सप्रेस करते हैं। इस टेबल के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दिए हुए इधर कॉमन नेम, नेक्स्ट कॉलम के अंदर दिए हुए उनके जीनस या स्पीशी नेम मतलब साइंटिफिक नेम, और यहाँ पे इस कॉलम के अंदर उनके मुख्तलिफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं डिप्लॉइड कंडीशन में शो किए गए हैं। तो जिसमें अगर आप देखें ह्यूमंस के कितने हैं, होमोसेपियंस, और इसके अंदर अगर डिप्लॉइड कंडीशन की बात करें हम तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और अगर हैप्लॉइड कंडीशन मतलब जो गैमीट्स होंगे उनके अंदर हाफ नंबर, इट मीन्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे।
नेक्स्ट एक टर्म यूज़ की जाती है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी भी स्पीशी या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स की कंप्लीट एक सेट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। अगर जो कैरियोटाइप है उसके अंदर मौजूद जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके सोमैटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होंगे तो उनको हम कहते हैं सोमैटिक नंबर, ठीक है। सोमैटिक सेल्स के जो क्रोमोसोम का नंबर होगा उसको हम कहते हैं सोमैटिक नंबर, और इसको 2n से भी डिनोट किया जाता है। जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि ह्यूमंस के अंदर 2n क्या है? 46 क्रोमोसोम्स। एक और टर्म जो यूज़ की जाती है क्रोमोसोम्स के हवाले से वो है एडियोग्राम। एडियोग्राम का मतलब क्या है? ये एक डायग्राम होता है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टर्स को जो है शो किया जाता है, तो ऐसे ग्राफ को कहा जाता है एडियोग्राम। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है? जिनकी ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ सेम हो, सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम हो और स्टैनिंग पैटर्न उनका सेम हो, मतलब कि उनको जिस तरह का डाई या जो कलर है वो एक क्रोमोसोम अटेन करेगा, वही डाई और वही कलर दूसरा क्रोमोसोम भी अटेन करेगा। इस तरह से उनके दूसरी बात क्या होती है कि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं वो उनके सेम लोकेशन पे होते हैं। तो ये जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेयोसिस की स्टेजेस के अंदर हम देखते हैं कि उनकी ओवरलैपिंग होती है और मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। अब यहाँ पे ये होमोलॉगस होने के अलावा इस होमोलॉगस होने के साथ साथ यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बायोलॉजिकल फीचर्स जैसे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं सच एज, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है आई कलर होगी, तो आई कलर का लोकस जो है वो एक क्रोमोसोम पे जहाँ जिस लोकेशन पे होगा दूसरे क्रोमोसोम पे भी उसी लोकेशन पे होगा। सो दिस इज़ अ कंडीशन फॉर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो इस स्लाइड के अंदर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें क्या है कि ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ सेम हो, जिनकी सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम हो, जिनकी स्टैनिंग पैटर्न सेम हो और मुख्तलिफ जीन्स के जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं वो सेम लोकाई या सेम लोकेशन पर मौजूद हों। लास्ट एट द एंड हम डिस्कस करेंगे, कुछ हाईलाइट करेंगे कुछ फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर होता है, उसकी जो अपीयरेंस होती है, उसके मुख्तलिफ जो जेनेटिक मेकअप होता है, वो सारे का सारा कंट्रोल कहाँ से होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम्स में ही वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ या प्रोटीन सिंथेसिस की, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम देखते हैं कि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होती है। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए कैसे सिंथेसाइज होगा? ये उन जेनेटिक कोड्स की बेस पे सिंथेसाइज होता है जो कि क्रोमोसोम्स पर मौजूद होती हैं, और आगे जाके फिर यही जो मैसेंजर आरएनए है ये मुख्तलिफ टाइप्स की प्रोटीन्स बनाने में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन कैसे काज होती है कि जब क्रोमोसोम्स के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल चेंजेस आती हैं तो इस तरह से कोई भी म्यूटेशन काज होती है। म्यूटेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे हम कहते हैं कि एवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हेट्रोक्रोमेटन जो होता है, इसके हम स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोक्रोमेटन अपना रोल प्ले करता है न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में, तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। हेरिडिटी मटेरियल जितना भी मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल जितना भी मौजूद होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो वो उसके क्रोमोसोम्स में मौजूद होगा। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जब ये हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र होगा तो वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो करैक्टर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की बेस पे होती है। सो एट द एंड हमने कुछ हाईलाइट किए फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम। आज हमने कंक्लूड किया हमारा टॉपिक जो था क्रोमोसोम्स के बारे में, इसका सेकंड पार्ट था आज। तो नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।